चलो चलो आज जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ना है वो है रॉक्स शैलें। तो रॉक्स के अंतर्गत शैलों के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ द रॉक्स। रॉक्स क्या होती है, शैलें क्या होती है, कैसे हम शैलों को डिफाइन करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ रॉक्स, शैलें के प्रकार। शैलें कितने प्रकार की होती है। इसमें 30 तरीके के आपको हम बताएंगे। इंग्लिश ऑफ आर्गेनिक चट्टानें, दूसरा सेडिमेंट्री अवसादी, और तीसरा मेटामॉर्फिक। ये काइंड्स ऑफ रॉक्स है। रॉक्स जो है प्रकार है उनके। इग्नियस आग्नेय शैलें, सेडिमेंट्री अवसादी शैलें, और तीसरा मेटामॉर्फिक रूपांतरित या कायांतरित शैलें। इसको हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे कि इग्नियस रॉक्स क्या है, उनकी डिफिनीशन क्या है, किसको हम कहते हैं, फिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब हर शैल के साथ जब हम इग्नियस रॉक पढ़ाएंगे तो पहले आपको बताएंगे कि आग्नेय शैलें क्या होती हैं, आग्नेय शैलों के प्रकार, फिर आग्नेय शैलों की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर आग्नेय शैलों का महत्व क्या है, और इनका विश्व में वितरण कहाँ कहाँ पर आग्नेय शैलें जो है पाई जाती है। तो इस क्रम में पहले हम इग्नियस रॉक्स की चर्चा करेंगे, फिर सेडिमेंट्री की करेंगे, फिर मेटामॉर्फिक करेंगे, और लास्ट में जो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉक्स क्या होती है, शैलें क्या होती है, कैसे हम डिफाइन करेंगे रॉक्स को। रॉक्स की डिफिनीशन के पहले में जान ले कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें कई जो है प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ये पृथ्वी कई तत्वों से मिलकर बनी है इसकी मिट्टी पर। तो ये जो तत्व पाए जाते हैं ये पृथ्वी की बाह्य परत, यानी कि जो ऊपरी परत है उसमें पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं वो तप्त एवं तरल रूप में पाए जाते हैं। और ये पृथ्वी में तत्व जो पाए जाते हैं वो लगभग 2000 प्रकार के तत्व हैं, लगभग 2000। लेकिन इनमें भी जो पृथ्वी का भाग है जो तत्व पाए जाते हैं तो 98% भाग जो है 8 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक, जैसे एल्यूमिनियम है, सिलिका है, आयरन है, ऑक्सीजन है, और सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और मैग्नीशियम। ये 8 तत्व ऐसे हैं जिनसे पृथ्वी मिलकर, पृथ्वी की जो परत है वो मिलकर बनी हुई है। ठीक, और ये जो तत्व पाए जाते हैं वो वास्तव में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये आपस में मिलकर पदार्थ बना देते हैं, ये आपस में मिलकर पदार्थ बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी पृथ्वी की परत, जैसे ऊपरी परत है, तो ये इन मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक, अब आप जानिए कि वास्तव में शैलें क्या हैं। तो शैलें जो होती है, रॉक्स जो होती है, वे जितनी भी पृथ्वी पर पाई जाने वाली पदार्थ हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो
और चाहे ग्रेनाइट की तरीके से कठोर हो, वो हमारी शैलें कहलाती है। खनिजों का मिश्रण, खनिजों का संयोग ही रॉक्स कहलाता है, शैल कहलाता है। अब ये जो रॉक्स है, शैलें, या एक खनिज से भी बन सकती है, जैसे बलुआ का बालू का पत्थर है हमारा, ठीक, संगमरमर है, और चाहे तो कई खनिजों के संयोग से मिलकर भी बनती है, जैसे फेल्सपार है हमारा, क्वार्ट्ज है, तो ये कई उससे मिलकर बनती है। तो आप इसको लिख लें, शैल आप डेफिनेशन डाल लें, रॉक्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, नहीं है, चाहे वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो और चाहे ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, चाहे ग्रेनाइट की तरह कठोर हो। शैल कहलाती है, शैल कहलाती है। ये शैलें खनिजों का मिश्रण होती हैं, ये शैलें खनिजों का मिश्रण होती हैं, संयोग होती हैं। रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स। शैलें खनिजों का मिश्रण होती हैं, ठीक। कई शैलें एक प्रकार के खनिज तत्वों से बनी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। एवं कुछ शैलें एक से अधिक खनिजों से निर्मित होती हैं, एक से अधिक खनिजों से निर्मित होती हैं, एक से अधिक खनिजों से निर्मित होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, फेल्सपार, ग्रेनाइट, फेल्सपार, फेल्सपार, माइका, अभ्रक, कुछ शैलें एक से अधिक खनिजों से निर्मित होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, फेल्सपार, माइका, अभ्रक इत्यादि। ये तो डेफिनेशन है रॉक्स की, ठीक। जो अभी हमने बताया कि पृथ्वी जो है कई तत्वों से मिलकर पृथ्वी की सतह बनी होती है, तो सबसे ज्यादा उसमें जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। आता है, इसको लिख लिया, ऑक्सीजन जो है 46.6% पाया जाता है भूपर्पटी में। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, भूपर्पटी एक क्रस्ट है, उसमें 98% जो भाग है वो इन 8 तत्वों का है। तो जिसमें से शुरू के 4 तत्व जान लीजिए आप कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन 46.6 पाया जाता है। फिर सिलिका, सिलिका जो है आपका 22.7% पाया। फिर एल्यूमिनियम
आपका 8% है। फिर आयरन Fe 5%। ये ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन के पाए जाते हैं। इसके अलावा जो क्या तत्व है वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। 4 तत्व। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑक्सीजन आपको लगाना है। ये 8 तत्व हैं जो 98% भूपर्पटी में, जिनका 98% भाग, 2000 तत्वों में इन 8 तत्वों का भाग 98%। तो ठीक, तो सैले यानी कि भूपटल या पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है, चाहे तो वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, सैले कहलाती हैं। ये खनिजों का संयोग होती हैं। सैले जो होती है वो एक खनिज से भी निर्मित हो सकती है, जैसे आपको मैंने बताया बालू का पत्थर, ठीक, चूने का पत्थर और बालू का पत्थर, चूने का पत्थर और संगमरमर। और कुछ जो सैले होती हैं वो एक से अधिक खनिजों से निर्मित होती हैं, जैसे ग्रेनाइट है, फेल्सपार है और माइका है। तो ये सैले। अब आप देखिए काइंड्स ऑफ रॉक्स, सैलों के प्रकार। सैलों के प्रकार। तो जो सैलों की उत्पत्ति क्रिया है उसके आधार पर सैलों को हम 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। आवेश शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित या कायांतरित शैल। तो इनके 3 भाग हैं। पहला भाग है, आप लिख लीजिए, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। हम एक एक की चर्चा करेंगे। पहले 3 है, आग्नेय, इग्नियस रॉक्स शैलें। दूसरा है हमारा अवसादी, सेडिमेंट्री। और तीसरा है हमारा रूपांतरित या कायांतरित, मेटामॉर्फिक। ये 3 प्रकार की शैलें होती है। ये उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, जिस प्रकार से शैलों की उत्पत्ति होती है उसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है, उनके ग्रुप बनाया गया है। ये 3 तरीके की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक। अब हम पहले लेते हैं रॉक्स, आग्नेय शैल। आग्नेय, इग्नियस। जो आग्नेय, इग्निस, जो इग्नियस शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक, यानी कि इग्नियस जो आपके आग्नेय शैल का अंग्रेजी पर्याय है सिनानी में। तो इग्नियस शब्द यानी कि जो इग्नियस शब्द है वो लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से डिराइव है। इग्निस जिसका मतलब होता है फायर, आग या आग। तो आप इसको लिख लें।
इग्नियस जो आग्नेय का अंग्रेजी पर्याय है। इग्नियस इस तरीके लिखिएगा, बल्कि इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, जो आग्नेय का अंग्रेजी पर्याय है। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, आगे लिखे, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्निस, लैटिन भाषा के इग्निस ऐसा ही कीजिए, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखिए, इग्निस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अग्नि। इसका अर्थ है अग्नि। आग्नेय शैलों का, अर्थात आग्नेय शैलों का संबंध अग्नि से है, आग से है, आग से है, जो ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है, जो ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। अब जो अग्नि शब्द है वो कहाँ से, जो हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे ये रिलेटेड है, उससे ये संबंधित होती है। तो आग्नेय शैली क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात, ठीक, पृथ्वी की सतह के नीचे तप्त एवं तरल मैग्मा अथवा पृथ्वी की सतह के ऊपर लावा के ठंडे होने के पश्चात जमकर ठोस रूप धारण कर लेने से जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें हम आग्नेय शैल कहते हैं। लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। लिखिए, ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे तप्त एवं तरल मैग्मा, पृथ्वी की सतह के नीचे तप्त एवं तरल मैग्मा अथवा पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर लावा के ठंडे होने के पश्चात, ठंडे होने के पश्चात जमकर ठोस रूप धारण कर लेने, जमकर ठोस रूप धारण कर लेने से जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें आग्नेय शैलें कहते हैं। आग्नेय शैलें कहते हैं। ठीक, इनको दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, दो प्रकार की, एक अंतःनिर्मित आग्नेय शैलें और दूसरा बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें। जैसे अभी आपने कहा, जो जब ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात तप्त एवं तरल मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं आ पाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे ही, ठीक, संधियों या दरारें जो भी स्थान उसको मिलता है उसमें फंसकर ठंडे होने के पश्चात ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उससे अंतःनिर्मित आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतःनिर्मित या इंसिडियस रॉक्स कहते हैं। अंतःनिर्मित आग्नेय शैल, या इसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक आग्नेय शैल।
इंग्लिश में को कहते हैं इंट्रिजिक इग्नियस रॉक, अंतःनिर्मित आग्नेय शैल। दूसरा है हमारा बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। यह केवल बाह्य आग्नेय शैल है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखिए जो आंतरिक आग्नेय शैल है उसमें भी दो कंडीशन हो जाती है, या तो वो पृथ्वी की सतह के काफी नीचे यानी कि अधिक गहराई पर, पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक गहराई पर जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, या तो पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस किन में जो है वो ठोस रूप धारण कर लेता है। तो उसके आधार पर भी इसको दो भागों में हम अंतःनिर्मित को बांट देते हैं। एक पातालीय आग्नेय शैल है और दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय शैल है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। और इसको बोलते हैं हाइपेबैशन। तो अंतःनिर्मित आग्नेय शैल क्या है, आप क्या लिख लें, उसको आप लिखा होगा कि आग्नेय शैलों को भी दो भागों में दो वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला आंतरिक आग्नेय शैल लिख लें, जब तप्त एवं तरल मैग्मा जब तप्त एवं तरल मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडे होने के पश्चात जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसे अथवा आंतरिक अंतःनिर्मित अथवा आंतरिक आग्नेय शैल कहते हैं। उसे अंतःनिर्मित अथवा आंतरिक आग्नेय शैल कहते हैं। इसमें भी दो स्थितियां होती हैं, इसमें भी दो स्थितियां होती हैं। प्रथम जब तप्त एवं तरल मैग्मा अधिक गहराई पर जमकर ठोस रूप धारण करता है, अधिक गहराई पर जमकर ठोस रूप धारण करता है, तो उसे पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं। उसे पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। जब तप्त एवं तरल मैग्मा पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर जमकर ठोस रूप धारण करता है, तो उसे पातालीय आग्नेय शैल प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण है ग्रेनाइट।
मध्यवर्ती आग्नेय शैल, फिर दूसरी लिखे, ये तो प्रथम स्थिति थी, लिखे द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में उसी में आगे लिखी, द्वितीय स्थिति में जब तप्त एवं तरल मैग्मा दरारों व संधियों में पहुंचकर पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे, पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे, पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे जमकर ठोस रूप धारण करता है, जमकर ठोस रूप धारण करता है, तो उससे मध्यवर्ती आग्नेय शैलें कहते हैं। मध्यवर्ती आग्नेय शैलें कहते हैं। मध्यवर्ती आग्नेय शैलें कहते हैं। आप लगभग थोड़ा पेज छोड़ दीजिए, कम से कम 5-6 डायग्राम बनाने के लिए, फिर हम आगे बताते हैं। अभी पेज छोड़ दीजिए, 5-6 डायग्राम बना लेंगे छोटे छोटे, आधा से एक पेज छोड़ दीजिए। तो दूसरा हैबिट डाल के लिख लीजिए वायु निर्मित आग्नेय शैल, उसी के आगे लिख लीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए पूरा डायग्राम बनाने के लिए। अभी हम बताएंगे जो मध्यवर्ती आग्नेय शैल, इनके कई रूप होते हैं, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। बैथोलिथ है, जैसे लैपोलिथ, ठीक। हाँ, अब हैबिट डालिए जो वायु निर्मित आग्नेय शैल है, वायु निर्मित आग्नेय शैल है। इसमें लिखिए ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात, ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब पृथ्वी की सतह के ऊपर लावा, पृथ्वी की सतह के ऊपर लावा के ठंडे होने के पश्चात ठंडे होने के पश्चात जमकर ठोस रूप धारण करने से, जमकर ठोस रूप धारण करने से जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें वायु निर्मित आग्नेय शैलें कहते हैं। उन्हें वायु निर्मित आग्नेय शैलें कहते हैं। जैसे बेसाल्ट, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। जैसे अब आप इसको समझिए कि कैसे आग्नेय शैलें बनती हैं, वो हम आपको अभी तो लिखा, वो आप इसको देखिए। जैसे अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह, इसके ऊपर वाला भाग ठीक पृथ्वी की सतह के ऊपर है और नीचे वाला भाग पृथ्वी की सतह के नीचे। अब यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ मानेंगे, अब जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो तप्त एवं तरल मैग्मा ऊपर की ओर जाता है। अब ये तप्त एवं तरल मैग्मा यहाँ पे जो संधि थी, दरारें थी, इन्हीं में फंस कर ठोस रूप धारण कर लेती है अधिक गहराई में। तो ये क्या कहलाती है कि प्लूटोनिक यानी कि पातालीय आग्नेय शैल है। अभी जो हमने आपको दिखाया, अब यही जब
अधिक गहराई पर ना जो है जमकर ठोस ना होने पर जब पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे पहुंच जाती है, यहाँ पे जो संधि जोड़ होते हैं उनमें जब ये फंसकर ठोस रूप धारण करती हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? मध्यवर्ती। और जब ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सतह पर या तो दरार होगा जिससे रिस कर ऊपर आएगा, या पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट को तोड़ देगा। ठीक दोनों तरीके की भी अलग अलग होती है। जैसे एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स है उनमें भी दो तरीके की हो जाती है। एक एक्सप्लोजिव टाइप यानी कि विस्फोटक प्रकार की सैलें बनती है। जब मैग्मा जो होता है तप्त एवं तरल वो पृथ्वी की क्रस्ट को क्या करता है? तोड़ कर निकलता है। पहले बड़ी ऊंचाई तक जाएगा, फिर जो है जमीन पर आएगा और फिर इसके बाद धीरे धीरे ठंडा होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे संधि या दरारें, अगर ये दरारें तो ये रिस कर इधर उधर जमा होता है। जब क्वाइट टाइप इग्नियस रॉक कहते हैं, शांत प्रकार की आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो ये जब ऊपर आता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है, तो ये लावा के रूप में जो है यहाँ पर चाहे एक्सप्लोजिव टाइप में हो, चाहे क्वाइट टाइप में, चाहे शांत प्रकार से हो, या तो विस्फोट करके आएगी ऊपर अगर वो क्रस्ट को तोड़ के आएगा। अगर उसको कोई संधि और दरार मिल जाएगी तो धीरे धीरे रिस कर आएगा, तो वो इधर उधर क्या होता जाएगा? डोम के आकार में फैलता जाएगा और ठंडे होने के पश्चात ठोस रूप धारण कर लेता है, जो हमारी क्या कहलाती है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। एक्सट्रूसिव जो अभी हमने लिखाया वो सब है। अभी जो हमने जितना आपको लिखाया वो है। हमने आपको ये लिखाया कि ये आग्नेय शैलें हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब तप्त एवं तरल मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे अथवा लावा के रूप में पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडे होने के पश्चात जमकर ठोस रूप धारण कर लेने से जिन शैलों का निर्माण होता है वो आग्नेय शैलें कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक बाह्य आग्नेय शैल और एक आंतरिक आग्नेय शैल। आंतरिक आग्नेय शैलें वे हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे जिनका निर्माण होता है वो आंतरिक आग्नेय शैलें कहलाती हैं, और जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जिनका निर्माण होता है वो बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें कहलाती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। ये जो आंतरिक आग्नेय शैलें, इनमें भी दो कंडीशन है। जब तक तो तरल मैग्मा विस्फोट के बाद यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब आता है ऊपर की ओर, तो या तो वो पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर जमकर ठोस रूप धारण कर लेगा, अथवा पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस। जब वो अधिक गहराई को करता है तो उसे पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह के तुरंत तो मध्यवर्ती, क्योंकि ये इसके मध्य में पड़ती है इसलिए इसको मध्यवर्ती आग्नेय शैल कह देते हैं, हाइपोबेसल इग्नियस रॉक्स कह देते हैं। ठीक, और जब ये तप्त एवं तरल मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है, जिसे हम लावा के नाम से जानते हैं, तो ये लावा जब आता है ऊपर विस्फोट होता है, या तो ये शांत प्रकार से आएगा, धीरे धीरे रिस कर आएगा, या विस्फोटक प्रकार से आएगा। लेकिन दोनों में ठंडे होने के पश्चात जब वो ठोस रूप धारण कर लेता है तो उससे जो शैलें निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें कहते हैं, जैसे बेसाल्ट की रॉक्स होती है। तो इस तरीके से ये हमारी आग्नेय शैलें बनती हैं। और ये जो मध्यवर्ती आग्नेय शैलें ये रूप पाए जाते हैं, इनके कई रूप पाए जाते हैं, जैसे बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है, पैकोलिथ है, डाइक और सिन, 6 प्रकार के रूप से इसके पाए जाते हैं। तो आप देखिए केवल उनके आकार के आधार पर नाम रखा गया। जैसे ये है, अब उसी जगह आप बना लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि मध्यवर्ती आग्नेय शैल के रूप। यहाँ पे रूप है, प्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैग्मा आता है और ये जो डोम के आकार में, ये डोम के आकार में जमकर ठोस रूप धारण करता है, तो इसको हम बैथोलिथ कहते हैं, गुंबद के आकार में। ये गुंबद के आकार में है, इसको हम क्या कहते हैं? बैथोलिथ।
लैकोलिथ जब ये कॉन्वेक्स जो आपका उत्तर ढाल के रूप में होता है जमाव, जब आपको उत्तर ढाल के रूप में होता है उत्तर ढाल के रूप में, तब हम इसको कहते हैं लैकोलिथ। एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी तरह पूछेगा, गुंबदाकार आकृति को, उत्तर ढाल की आकृति को इसी तरह पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर तीसरा है फैकोलिथ। जब हमने आपको बताया था कि जब वलन होता है, फोल्ड बनते हैं, तो उसमें लहरनुमा आकृति बन जाती है, जिससे उसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अपनत कहते हैं, एंटीक्लाइन। ये ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? एंटीक्लाइन। अपनत। और धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? अभिनत, सिंक्लाइन। इस तरीके से लहरदार नुमा, कल हम जब आपको पढ़ाएंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस वगैरह, तब आपको ये फिर से बताएंगे वलन। तो ये जब अपनत और अभिनत में जाकर फंसने के बाद ठोस रूप धारण करता है, तो हम इसको फैकोलिथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जब तक एवं तरल मैग्मा का जमाव पृथ्वी की सतह के तुरंत नीचे जो अपनत है और अवनत है उसमें फंसने के पश्चात ठोस रूप धारण करता है, तो उन सेलों का जो निर्माण होता है, तो उस आकृति को, उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि अपनत और अवनत में जो लावा, अपनत और अवनत में मैग्मा के जमने के पश्चात कौन सी आकृति बनती है, तो आपको फैकोलिथ बताना है। इसी में फिर जब बाउल शेप में, कटोरे के आकार में या तस्तरी नुमा जमा होता है, तो हम उसको लैकोलिथ कहते हैं। या तो मैच कराने को आ जाएगा 4, या तो एक पूछा जाता है जिसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है, बाउल शेप, कटोरे के आकार, तस्तरी नुमा। लैकोलिथ। यही जब जमाव खड़ी दीवार के रूप में होता है, तो उसे हम डाइक कहते हैं। खड़ी दीवार के रूप में हो जाए तो आपका डाइक है, खड़ी दीवार। डाइक। आज भी क्षैतिज अवस्था में एक लठ के रूप में होता है, जिसे सिल कहते हैं। जब इसका निर्माण एकदम ऐसे होता है, फिर सील कहलाता है। क्षैतिज रूप में लट के आकार, डंडे के आकार में लटे,
वैसे एंग्लो सैक्सन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है लट। जी आप इसको बना लीजिए। ये आग्नेय शैल है। अब आग्नेय शैली की विशेषताएं क्या होती हैं उसको इसको बना लें आप, फिर आग्नेय शैल की विशेषताएं। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। आग्नेय शैलों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो क्या हो सकती है रॉक्स की विशेषताएं? पहला तो है कि इनका संबंध किससे? ज्वालामुखी से। इन शैलों का संबंध, आप लिखते जाइएगा, केवल बोलेंगे, इनका संबंध ज्वालामुखी से है। इन शैलों का संबंध ज्वालामुखी से। दूसरा देखिए, सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। दे आर नोन एज द प्राइमरी रॉक्स। तो आप लिखे कि ये शैलें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। ये शैलें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। फिर देखिए, इन्हीं चट्टानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको पैतृक चट्टानें भी कहते हैं, पैरेंट रॉक्स भी कहते हैं। तो अगला लिखिए कि ये शैलें पैतृक शैलें भी कहलाती हैं। ये शैलें पैतृक शैलें भी कहलाती हैं, पैरेंट रॉक्स कहलाती हैं, क्योंकि अन्य शैलों का निर्माण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं शैलों से हुआ है। अन्य शैलों का निर्माण प्रत्यक्ष व अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं शैलों से हुआ है। अब देखिए, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि वास्तव में इनका तापमान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो जितने भी जीवांश होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं, वो सब क्या होते हैं? जलकर राख हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन आती है, इनमें जीवांश या इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जीवांश नहीं पाए जाते हैं। फिर लिखिए, ये सामान्यतः कठोर होती हैं। ये सामान्यतः कठोर होती हैं, रवेदार व दानेदार होती हैं। ये सामान्यतः कठोर होती हैं, रवेदार व दानेदार होती हैं। फिर इसमें है कि इनमें परतें नहीं पाई जाती। एक बार जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और बड़ी जल्दी से वो ठंडे होने के पश्चात ठोस रूप धारण कर लेती है। तो इन्हें परतें बनने का मौका नहीं मिलता है कि एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो फिर बन जाए, फिर इसके बाद कुछ समय पश्चात फिर हो। इस तरीके से परतें बनने का अवसर नहीं पाया जाता, इसमें परतें नहीं पाई जाती। लेकिन इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती। फिर देखिए, ये तो इनकी विशेषताएं हो गई। इसमें महत्व क्या है? तो इनमें जो है कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया था कि शैलें क्या होती है? खनिजों का मिश्रण होती है। तो खनिज
खनिजों का पाना स्वाभाविक है। तो मात्र लिखिए पहला, देखिए विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह, मैग्नीज, अभ्रक इत्यादि पाए जाते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह, विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह, मैग्नीज, अभ्रक इत्यादि पाए जाते हैं। देखिए इसमें रेगुर सॉइल जो पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, वो भी बेसाल्ट से निर्मित होती है। तो लिख लीजिए काली मिट्टी के निर्माण में सहायक, काली मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, यानी जो दक्कन ट्रैक्ट से नाम से जाना जाता है, वो दक्कन ट्रैक्ट कैसे बना? ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात ही बना है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है। अगला देखिए, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। ग्रेनाइट जैसी शैलों या चट्टानों का उपयोग, ग्रेनाइट जैसी शैलों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। अब देखिए इनका वितरण देख लीजिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए भारत में वितरण डाल दीजिए, हेडिंग वितरण डाल दीजिए। वितरण भारत में प्रायद्वीपीय पठार, भारत में प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर पठार, नागपुर पठार, राजस्थान की अरावली श्रेणी, और लिखिए उत्तरी अमेरिका के लॉरेंशियन, उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के लॉरेंशिया क्षेत्र। लॉरेंशिया प्लेटो एक पठार है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ज़्यादा हिस्सा इसका कनाडा में। तो उत्तरी अमेरिका के लॉरेंशिया क्षेत्र में व ब्राज़ील के पठारी भाग में, ब्राज़ील के पठारी भाग में आग्नेय शैलों का वितरण पाया जाता है। आग्नेय शैलों का वितरण पाया जाता है। ब्राज़ील के पठारी भागों में आग्नेय शैलों का वितरण पाया जाता है। पठारी भाग। अब दूसरा देखिए अवसादी शैल। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए अवसादी शैल। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी शैलें। अब जो अवसादी शैल का आपका अंग्रेजी पर्याय सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री शब्द जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना हुआ है, यानी कि सेडिमेंट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। किससे बना हुआ? सेडिमेंटम से।
जिसका मतलब है बैठ जाना, स्थिर हो जाना। बैठ जाना या स्थिर हो जाना, टू सेटल डाउन। तो आप इस चीज को लिख लें, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री जो अवसादी शब्द का अंग्रेजी पर्याय है, जो अवसादी शब्द का अंग्रेजी पर्याय है, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बैठ जाना अथवा स्थिर हो जाना। इसका अर्थ है बैठ जाना अथवा स्थिर हो जाना। अब जैसे इसमें देखिए कि क्या होता है कि नदियों के द्वारा अथवा पवन के द्वारा, बहते जल के द्वारा या वायु के द्वारा या पवन के द्वारा जो उड़ाकर लाए गए अवसाद होते हैं। नदियां भी अपने साथ बहाकर अवसाद लाती हैं और पवन भी अपने साथ उड़ाकर अवसादों को लाते हैं। जब वो अवसाद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके समूहन से जिन शैलों का निर्माण हो जाता है वो क्या कहलाती है? अवसादी शैलें कहलाती है। जैसे किसका नाम भी अवसादी शैलें, यानी कि सभी अवसाद क्या एक जगह स्थिर हो जाए, बैठ जाए, रुक जाए, तो उनके समूह से जिन शैलों का निर्माण होता है वो अवसादी शैलें कहलाती हैं। तो इसको आप लिख लें, लिखिए, बहते हुए जल अथवा वायु के द्वारा, बहते हुए जल अथवा वायु के द्वारा बहाकर अथवा उड़ाकर लाए गए अवसादों के समूहन से, लाए गए अवसादों के समूहन से जिन शैलों का निर्माण होता है, जिन शैलों का निर्माण होता है वे अवसादी शैलें कहलाती हैं। लाए गए अवसादों के समूहन से, जिन शैलों का निर्माण होता है वे अवसादी शैलें कहलाती हैं। अब देखिए ये भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे बनती हैं। एक तो चट्टान चूर्ण से बनती है, तो ये चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी शैलें कहलाती है, जैसे बालू का पत्थर हुआ आपका, ठीक। इसी तरीके से ये जो रासायनिक तत्व हैं उनसे निर्मित होती है, तो ये रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैलें कहलाती हैं। जैसे आपका जिप्सम हुआ, नमक जो राक्स होती है। और तीसरा है जैविक तत्वों से निर्मित, जो जीवांश होते हैं, जो जैविक तत्व होते हैं उनसे जो निर्मित होती हैं शैलें, वो जैविक तत्वों से निर्मित शैलें कहलाती हैं। जैसे आपका चूना पत्थर है जो हड्डियों से बनता है, और दूसरा कोयला है जो वनस्पतियों के अवशेष से बना हुआ है। तो इस तरीके से इनके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। तो लिख लें कि अवसादी शैलें 3 प्रकार की होती हैं। अवसादी शैलें 3 प्रकार की। एक चट्टान चूर्ण से निर्मित, एक क्लास्टिक रॉक्स भी कहलाती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था किन्हीं में से कौन नॉन प्लास्टिक रॉक्स है? प्लास्टिक रॉक्स, प्लास्टिक से
दूसरा इसी में आपका रासायनिक तत्व से केमिकली फॉर्म हो गए। दूसरा जैविक तत्वों से ऑर्गेनिक फॉर्म हो गए, जैविक तत्वों से। अब इसमें जो भी चट्टान चूर्ण से आए, बड़े भी हो सकते छोटे भी हो सकते, जैसे बालू का पत्थर, जैसे आप टोंस नदी के पास जाएं देखेंगे आप वहाँ बालू के पत्थर मिलेंगे। चट्टान से बालू का पत्थर हो गया, सेल हो गई आपकी, चीका मिट्टी हो गई। नदियों के किनारे आप जाएंगे तो चीका मिट्टी आपको वायु के द्वारा उड़ाकर जो लोएस का पठार आपको मिलेगा चीन में, तो लोएस। तो ये चट्टान बहुत महीन एकदम बारीक, तो बड़े से लेकर छोटे तक। तो उस नदी में आप जाएंगे जब तो आप देखेंगे बड़े बड़े बालू के पत्थर पड़े हुए। रासायनिक तत्वों से निर्मित जैसे जिप्सम है, सिल्क, नमक की चट्टानें हैं, ये रासायनिक तत्वों से निर्मित है। जैविक तत्वों से चूने का पत्थर है, और क्या बताया था आपको, कोयला से, ये जैविक तत्व। जैसे कोयले का निर्माण किससे हुआ, जब वनस्पतियां होती हैं, जैसे भारत में आप देखेंगे कि जब एक अवदाब बना तो उसमें उस जगह के जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे सब उसी डिप्रेशन में, अवदाब में क्या हो गए, समा गए थे। फिर कालांतर में अधिक ताप और दाब के कारण वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इसलिए ये जैविक तत्वों से निर्मित है। जैसे चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कैल्शियम जो जीवों के अवशेष मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, उनसे बनता है। इस तरीके से ये औषधि शैल के प्रकार है। अब औषधि शैलों की विशेषताएं देखिए, क्या विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहले तो क्या है, इनका निर्माण औषधों के समूहन से होता है। पहला लिखिए, इनका निर्माण औषधों के समूहन से होता है। औषधों के समूहन से होता है। दूसरा लिख लें, इनमें परतें पाई जाती हैं। जैसे आप देखिए, आपकी समझ में कैसे आता है परतें, जैसे नदियां हैं, नदियों के किनारे जो बाढ़ का मैदान देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, वो भी क्या है, चीका मिट्टी की तरीके से। अब बाढ़ आई एक बार तो यहाँ पर जमा कर गई अपने अवसाद को, जब दोबारा फिर आई तो फिर इसी के ऊपर परत जमा हो गई, फिर तीसरी बार आई तो फिर तीसरी बार परत जमा हो गई, तो 10 परत के ऊपर परत पाई जाती है। जैसे लोएस वायु उड़ा कर लाया गया, यहाँ पर उड़ा के लाई, फिर दोबारा उड़ा के लाई, फिर इसी के ऊपर परत बन गई, फिर इसी के ऊपर परत बन गई, जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से औषधि शैलों में क्या है, परतें पाई जाती है। एक बार में इनका निर्माण नहीं होता जैसे कि आग्नेय शैलों का होता है। तो औषधि शैलों में परतें पाई जाती हैं। तीसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जो जीवों के अवशेषों को क्या करती, बहाकर लाती। नदियाँ क्या करती है, अपने साथ बहाकर लाती हैं, और जब उनका वेग कम हो जाता है तो एक जगह जमा कर देती हैं। तो इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं।
फिर ये संगठित अथवा असंगठित दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे आप बालू का पत्थर देखे बहुत संगठित है, लेकिन उसी जगह लोएस देखे जाके तो एकदम कमजोर है। तो संगठित अथवा असंगठित दोनों हो सकती है, संगठित अथवा असंगठित दोनों हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा देखिए ये चूंकि सामान्यतः कोमल होती है, सामान्यतः कोमल होती है, तो ये अपक्षय अपरदन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो लिखिए सामान्यतः ये कोमल होती है। कोमल होती है एवं अपक्षय से शीघ्र प्रभावित हो जाती है, अपक्षय से शीघ्र प्रभावित हो जाती है। इनमें संधि तथा जोड़ पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, संधि तथा जोड़ पाए जाते हैं। अब इनका महत्व लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस महत्व देखिए। इनमें विभिन्न प्रकार के क्षार, रसायन, पोटास, इसमें विभिन्न प्रकार के क्षार, रसायन, पोटास एवं नमक मिलते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और पेट्रोल की भी प्राप्ति ही चट्टानों से होती है। तो लिख लें कोयला और पेट्रोल की प्राप्ति। नंबर दूसरा इम्पॉर्टेंट भी कर लेंगे, पूछा जाता है किस प्रकार की शैलों से कोयला और पेट्रोल मिलता है, तो अवसादी शैलों से। फिर तीसरा उपजाऊ मिट्टी, जो आप मिट्टी देख रहे हैं बांगर खातर सब नदियों के किनारे, ये सब क्या है, सब अवसादी शैल है। तो उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है, उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। अब इसमें जो बलुआ का पत्थर है, इसका निर्माण आप इसका उपयोग किस में करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं। लेकिन बलुआ पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। बलुआ पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। फिर जिप्सम का प्रयोग चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग चीनी मिट्टी बर्तन में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग चीनी मिट्टी बर्तन में किया जाता है। सभ्यताओं के विकास में सहायक। देखिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सब नदी घाटी के किनारे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो कि अवसादी शैली है। तो सभ्यताओं का विकास, सभ्यताओं के विकास में सहायक, चाहे वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो, चाहे नील नदी घाटी सभ्यता हो, सब सभ्यताओं का विकास कहाँ से शुरू हुआ? नदियों के किनारे से, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी। अब इनका वितरण देख लीजिए, इनका वितरण कहाँ पाया जाता है। तो जो नदी घाटियाँ हैं सभी जगह इनका वितरण पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार
हेलो, हाँ 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 ठीक है। ठीक है कहते हैं आज ही की कल। हाँ 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 लिख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार नदी घाटी क्षेत्र में ये पाई जाती है। इनका वितरण पाया जाता है, इनका वितरण पाया जाता है। कुछ भी लिख लीजिए, दोनों सही। ठीक, फिर आगे इसी में एक लाइन और लिख लीजिए। भूपृष्ठ के 75% भाग पर, भूपृष्ठ के 75% भाग पर यानी कि क्षेत्रफल पर इनका वितरण पाया जाता है। ये सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, मतलब अवसादी शैलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं अधिक क्षेत्र में। 75% क्षेत्रफल पर इनका वितरण या विस्तार पाया जाता है। मतलब भूपृष्ठ पर इनका सर्वाधिक विस्तार 75% भाग पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राक्ष का विस्तार पृथ्वी के जो है सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी की सतह की केवल बात हो रही है। ठीक, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाता है। 75% पे अवसादी शैलें हैं, जबकि 25% जिसमें मिलाकर आग्नेय और रूपांतरित दोनों शैलें पाई जाती है। तो एग्जाम पूछा जाता है कि किस शैल का पृथ्वी की या भूपृष्ठ पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी शैल। अब नेक्स्ट आप देखिए कायांतरित या रूपांतरित शैल। कायांतरित अथवा रूपांतरित। मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरित अथवा रूपांतरित, जैसा कि इसका नाम ही है कायांतरित या रूपांतरित, उसके रूप में परिवर्तन हो जाना, उसकी काया में परिवर्तन हो जाना, तो वो क्या कहलाती है? रूपांतरित अथवा कायांतरित। तो जो इसका इंग्लिश वर्ड है मेटामॉर्फिक, वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ है टू चेंज इन द फॉर्म, रूप में परिवर्तन हो जाना। तो ये जो मेटामॉर्फिक शब्द है किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ है टू चेंज इन फॉर्म, रूप में परिवर्तन। रूप में परिवर्तन। तो आप लिख लें मेटामॉर्फिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन ग्रीक भाषा के
मेटामार्फिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मेटामार्फोस, ये देख के लिखिएगा, हिंदी में मेटामार्फोस, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। हाँ, मेटामार्फिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मेटामार्फोस, ये लिखा हुआ है आपके सामने, मेटामार्फोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। देखिए, रूप में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि वो सेल ना तो विघटित हो और ना वियोजित हो, विदाउट डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो ये सेलों में उसके रूप में परिवर्तन कैसे होगा? ना तो वो विघटित हो और ना वियोजित हो। कैसे होगा? या तो ताप के द्वारा हो सकता है, जब अधिक ताप हो तो उसका रूप बदल जाएगा, या अधिक दाब हो, ठीक, या ताप और दाब दोनों, ठीक। तो ताप अथवा दाब अथवा दोनों के संयुक्त प्रभाव से जब सेलों में बिना विघटित और बिना वियोजित हुए उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वो सेलें क्या कहलाती हैं? रूपांतरित या कायांतरित सेलें कहलाती हैं। रूप परिवर्तन के पश्चात इनके संगठन, जो इनका कंपोजिशन रहता है, इनके संगठन और रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो अब आप लिख लीजिए, देखिए, ताप अथवा दाब, ताप अथवा दाब अथवा दोनों के संयुक्त प्रभाव से, देखो, ताप अथवा दाब अथवा दोनों के संयुक्त प्रभाव से जब शैलों में उनके बिना विघटित व बिना वियोजित हुए विदाउट डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, बिना विघटित एवं बिना वियोजित हुए उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी सेलें रूपांतरित अथवा कायांतरित सेलें कहलाती हैं। रूपांतरित अथवा कायांतरित सेलें कहलाती हैं, सेलें कहलाती हैं। इसमें सेलों के रूप व संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इसमें सेलों के रूप व संगठन, जो उनका कंपोजिशन होता है, टेक्सचर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ताप व दाब के संयुक्त प्रभाव से चूने के पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित हो जाना। जैसे ताप एवं दाब दोनों के संयुक्त प्रभाव से चूने के पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो अवसादी या आग्नेय सेलें ही परिवर्तित हो जाती हैं। तो इनमें से कुछ और देख लीजिए कौन कौन परिवर्तित हो जाती है। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फिर भी और कुछ देख लीजिए, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में पूछा जाता है। ग्रेनाइट किसमें बदल जाता है? ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है।
साइनाइड साइनाइड इसमें बदल जाता है। गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। बेसाल्ट स्लेट में बदल जाता है। ये आपके आग्नेय रहते हैं जो परिवर्तित हो जाती है इन रूपों में, ये कायांतरित शैलें हो जाती हैं। अब जैसे चूना पत्थर है, कुछ अवसादी शैलें हैं, संगमरमर परिवर्तित, चूना पत्थर संगमरमर परिवर्तित, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में परिवर्तित हो जाता है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट या हीरा में परिवर्तित हो जाता है। ये अवसादी शैलें हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपका और ये इम्पोर्टेंट है। ये दो पूछे हैं। अब इसकी विशेषताएं लिख लीजिए, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। इसमें लिखिए, इन शैलों के निर्माण में ताप व दाब का गहरा प्रभाव रहता है। इन शैलों के निर्माण में ताप व दाब का गहरा प्रभाव रहता है। दूसरा लिखिए, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जानते हैं आप, इतना गर्व रहता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, शैलों के खनिज संगठन में परिवर्तन हो जाता है। शैलों के खनिज संगठन में परिवर्तन हो जाता है। शैलों के खनिज संगठन में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये अधिक कठोर होती है। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये अधिक कठोर होती है। दूसरा, छिद्र नहीं पाए जाते इसमें। छिद्र नहीं पाए जाते। महत्व लिखिए, विभिन्न प्रकार के खनिज, हाँ अगला महत्व खत्म होने वाला। विभिन्न प्रकार के खनिज विभिन्न प्रकार के खनिज अयस्क जैसे क्रोमियम, सोना चांदी ग्रेफाइट, सोना चांदी ग्रेफाइट इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। संगमरमर का निर्माण भवन उपयोग में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग धातु उद्योग में किया जाता है।
ग्रेफाइट क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट ये लिखना है। क्वार्टजाइट का उपयोग धातु उद्योग में किया जाता है। हाँ, क्वार्टजाइट ये लिखा हुआ है, का उपयोग धातु उद्योग में किया जाता है। फिर लिखिए ग्रेफाइट व हीरा, लिखिए क्वार्टजाइट का उपयोग धातु उद्योग में किया जाता है। लेकिन ग्रेफाइट व हीरा बहुउपयोगी हैं। ग्रेफाइट व हीरा बहुउपयोगी हैं। अब इसका वितरण देख लीजिए। वैसे इसका वितरण जो भी प्राचीन, जो हमारे लैंड मास है, प्राचीन भाग है, भू क्षेत्र है, उनमें सब जगह ही पाए जाते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है, ब्राज़ील का पठार है, सब जगह पाए जाते हैं। तो लिख लें वितरण में, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के पठार, ब्राज़ील के पठार व यूरोप के स्कैंडिनेविया, यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में, स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन देख लें, समय की ज़्यादा नहीं। सर जो विशाल चट्टान मिलती है ग्रेफाइट से क्या जो विशाल चट्टान है, ग्रेफाइट चट्टानों से एक बराबर भाग होता है। नहीं, ग्रेफाइट ज़्यादा रहते हैं। हाँ, वो तो एक ही होता है। नहीं होता है, लेकिन उसमें खनिजों का जो संगठन होता है वो अलग अलग है, उससे कठोरता आती है। पहला है क्वेश्चन कि पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाना वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है चूना पत्थर परिवर्तित रूप है, उल्टा बोल गए, संगमरमर परिवर्तित रूप है चूना पत्थर। या चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? फिर सुनिए, आग्नेय शैलों के बारे में कौन कौन से कथन सही है? पहला सुनिए, आग्नेय शैलों का संबंध ज्वालामुखी से है। पहला स्टेटमेंट है, आग्नेय शैलों का संबंध ज्वालामुखी से है। फिर दूसरा सुनिए, ये इनमें परतें पाई जाती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। फिर तीसरा सुनिए, ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है। फिर चौथा है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब आपको बताना 1, 2, 3, 4 में कौन कौन से कथन जो है सही है आग्नेय चट्टानों में। हाँ, पहला तो सही है, इसका संबंध ज्वालामुखी से। दूसरा, इसमें परतें नहीं पाई जाती, गलत है। फिर तीसरा, इसका हाँ, ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है, सही है। फिर चौथा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो कौन कौन सही हुआ? पहला और तीसरा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक रॉक्स नहीं है, यानी कि नॉन प्लास्टिक रॉक्स है। कौन सी प्लास्टिक रॉक्स नहीं है? तो पहला है आपका, कौन प्लास्टिक रॉक नहीं है। ठीक, पहला है आपका बालू का पत्थर। ठीक, दूसरा है आपका चूना पत्थर। ठीक, तीसरा है आपका चीका मिट्टी और चौथा है लोयस। हाँ, चूने का पत्थर से। चीका मिट्टी तो है ही है, चीका मिट्टी तो है। ठीक, अगला सुनिए,
औषधि शैलों के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? पहला सुनिए, इनका निर्माण औषधों के समूहन से होता है। ठीक। दूसरा, इनमें संधि और जोड़ नहीं पाए जाते हैं। इनमें संधि और जोड़ नहीं पाए जाते हैं। फिर तीसरा सुनिए, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। फिर चौथा सुनिए, ये संगठित और असंगठित दोनों हो सकती हैं। चौथा नहीं सही, पहला तो सही ही सही है, इनका निर्माण अवसादों के समूहों से होता है। दूसरा, चौथा सही है। चलिए ठीक, अब अगला सुनिए, मेटामॉर्फिक के बारे में। ठीक, रूपांतरित चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला सुनिए, इनके निर्माण में जो है विघटन और वियोजन जरूरी है। इनके निर्माण में शैलों का विघटन और वियोजन जरूरी है। दूसरा, इनके रूप व संगठन में परिवर्तन हो जाता है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान इनके रूप और संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है, बेसाल्ट एक कायांतरित सेल है। बेसाल्ट एक कायांतरित सेल है। चौथा, ताप और दाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनके निर्माण में। क्या सही होगा? पहला क्या था? पहला हमने क्या बोला था? हाँ, पहला हमने बोला था कि इनके निर्माण में शैलों का विघटन और वियोजन जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। आपने लिखा है परिभाषा में बिना विघटित और बिना वियोजित हुए। फिर दूसरा बोला था इनके रूप और संगठन, यानी कि निर्माण प्रक्रिया में इनके रूप और संगठन में परिवर्तन हो जाता है। सही है? सही है। फिर तीसरा बोला है बेसाल्ट एक कायांतरित सेल है। गलत है, क्योंकि कौन सी सेल है? आग्नेय सेल। फिर अगला है इनके ताप और इनके निर्माण में ताप और दाब का गहरा प्रभाव रहता है। सही है। पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो आपको पूछ लीजिए। इसको बंद करो, इसको बंद करो।